नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। आज हम बात करेंगे कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर जिस पर दुनिया की नजरें घूम गई हैं, और वो है यूक्रेन को लेकर। रूस और नाटो देशों के बीच चल रही तनातनी पर इसे तनातनी नहीं कह सकते। ये कब कह सकते हैं कि जब सीधे युद्ध के हालात बन गए हैं। यूक्रेन सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। वहीं नाटो पूर्वी यूरोप की सीमाओं पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात कर रहा है। इसके साथ ही वो रूस के से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सैन्य बलों को भी स्टैंड बाय पर रखा है। नाटो की ओर से यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस लगातार अपनी तरफ से लगने वाली यूक्रेन सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर रहा है। रूस अब कम से कम 1 लाख सैनिक यूक्रेन सीमा पर भेज चुका है और रूसी टुकड़ियां यहां पर युद्धाभ्यास में भी जुटी हुई हैं। क्यों बन रहे हैं ये हालात? क्या दुनिया सचमुच एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस के आमने सामने आए तो क्या वैश्विक परिणाम होंगे? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। तो ये तनाव किस तरीके से बढ़ रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। यूक्रेन किस तरीके से बात कर रहा है, नाटो देश जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आमने सामने आ गया है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका है, और आपको बता दें कि इन युद्ध की आशंका के चलते थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी यहाँ पर बातें जो है वो निकलकर सामने कहीं ना कहीं आ रही हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। ब्रिटेन और कनाडा भी यूक्रेन को सैन्य सहायता भेज सकते हैं। अमेरिका में 8,500 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तीसरे विश्व युद्ध की आहट इसे मानी जा रही है, और यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस के साथ लगती है, और किस तरीके से आगे की चीजें होगी उस पर हम बात करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें सुमन शर्मा जी हमारे साथ में है, रक्षा विशेषज्ञ, और राजेश भारती जी शिक्षाविद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे, यूक्रेन और रूस के जो हालात यहां पर बन रहे हैं, इस पर हमने अभी थोड़ी देर पहले ब्रीफ किया है, लेकिन ये हालात बन क्यों रहे हैं, इस पर प्रकाश डालिए। अंशुल जी, ऐसा है कि अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के बीच में एक बुडापेस्ट में एक समझौता हुआ था, बुडापेस्ट समझौता, जिसमें रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन को, ये 1994 की घटना है, में ये वादा किया था कि वो यूक्रेन की संप्रभुता की रक्षा का ध्यान रखेगा और यूक्रेन एक संप्रभु देश के रूप में रहेगा। लेकिन यूक्रेन एक देश के रूप में यदि देखें तो उसका दो हिस्सा, एक वेस्टर्न यूक्रेन और एक ईस्टर्न यूक्रेन। जो इसका पश्चिमी यूक्रेन है, ये जो है पश्चिम समर्थक है, मतलब यूरोप के पश्चिमी देशों का या अमेरिका का समर्थन चाहता है या करता है। और जो पूर्वी यूक्रेन है वो रूस के नजदीक है, संबंध चाहता है। तो फरवरी 2014 में इसी बात को लेके जो है, जो उस समय के राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उनके ऑफिस के बाहर हिंसक प्रदर्शन जो है शुरू हो गया, जिसे रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी का नाम दिया गया। उसी हिंसक प्रदर्शन के दौरान ही, उसी घटना में 2014 में क्रीमिया पे रूस ने कब्जा कर लिया। अब इसके बाद जो है एक अस्थायी सरकार बनी यूक्रेन के अंदर। फिर रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोबांस क्षेत्र पर हमला कर दिया, और उस हमले के बाद जो है, जो सरकारी सेनाओं के बीच और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच यूक्रेन में ही जो झगड़े चले, उसमें अप्रोक्स 14,000 लोग मारे गए, 14,000 से अधिक लोग मारे गए। उसमें रूस अपनी भागीदारी से मना करता रहा, लेकिन रूस उसमें शामिल था, ये सब जानते हैं। अब जो है समस्या ये है कि यूक्रेन ने एक नई घोषणा कर दी है कि 2024 में वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा और नाटो के साथ नजदीक जाना चाह रहा है। ये टकराव सिर्फ इस बात पे है कि यदि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का मेंबरशिप लेता है और नाटो की सदस्यता लेता है, तो रूस को लगता है कि उसके नजदीक, उसके बॉर्डर के पास में जो है नाटो की उपस्थिति रूस के सॉवरेंटी के लिए या रूस के एक मजबूत राष्ट्र के एग्जिस्टेंस पे खतरा होगा। ये झगड़ा ये इस बात को लेके है। और जो है अमेरिका ने अभी इसी संडे को यूक्रेन में जो उसके दूतावास है, उससे सारे अमेरिकी नागरिकों को जो है बाहर निकलने के लिए कहा है। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, जिस कारण यूक्रेन को लेके लग रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होगा,
मैं जो है इसको अभी युद्ध के रूप में नहीं देख पा रहा हूँ, और या थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि यूक्रेन की सेना सारे के बाद भी रूस के साथ किसी सैनिक टकराव में कुछ दिनों की मेहमान है, माने कुछ ही दिन टिक सकती है। तो क्या उस स्थिति में रूस की मदद के लिए क्या अमेरिका सीधे अपने सैनिक उतारेगा, या यूरोप में ब्रिटेन क्या अपने सैनिक उतारेगा जो देश हैं? तो मुझे नहीं लगता कि अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका या ब्रिटेन सीधे रूस के साथ सैनिक टकराव की तरफ जाएगा। तो इसलिए सीधे वो जाएगा नहीं, वो मदद करके यूक्रेन की रक्षा या रूस के साथ बातचीत से इसका कोई रास्ता निकल सकता है जी। या यूक्रेन को ये घोषणा करना पड़ेगा कि वो जो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता का जो उसका योजना है वो करेगा, नाटो के नजदीक नहीं जाएगा, इसका हल इसी तरफ जाएगा। रूस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रूस निश्चित रूप से एक सॉवरेन कंट्री है यूक्रेन, उसकी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन दुनिया में जो है मजबूत देश अपने आसपास के देशों को इस तरह से कमजोर करते रहे, और ये जो है कोई पहला प्रयास नहीं है। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, सवाल मेरा भी आपसे यही है, नाटो और रूस में जंग हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, और अगर हो सकती है तो ये हालात क्यों बन रहे हैं? देखिए, जैसे अभी सर ने समझाया, मिड 90s की जो बात है, आपने थर्ड वर्ल्ड वॉर का जिक्र किया है, और जो 8,500 अमेरिकन ट्रूप्स जिनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, जो अलग अलग रेजिमेंट्स और जो उनके कोर और ब्रांचेस होते हैं, वहां से उनको उनकी छांटी अभी चल रही है कि वो तैयार रहे। तो देखिए, जब भी सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था अर्ली 90s में, 91 में, 92 में, तो ये वादा लिया गया था रशिया और यूएस के बीच में, ये इस चीज को लेकर बातचीत हुई थी और समझौता हुआ था कि नेटो का एक्सपेंशन ईस्टर्न यूरोप में नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ इतने सालों में ये चीज देखी गई है कि बहुत सारे देश उनसे जुड़ गए, स्पेशली जो बाल्टिक कंट्रीज हैं, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं। तो ये वाली चीज एक तरह का फियर और एक अजीब सी हालात पैदा करता है रशियन प्रेसिडेंट के दिमाग में इस चीज को लेकर कि नेटो बिल्कुल उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है। तो जॉर्जिया और यूक्रेन ने जब अपनी इच्छा जाहिर करी कि वो भी नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस चीज के लिए प्रेसिडेंट पुतिन तैयार कभी भी नहीं थे, क्योंकि वो फिर हो जाएगा कि नेटो बिल्कुल उनके दरवाजे तक आ गया। तो इस बात को लेकर इतने सालों से ये चीज चल रही है, और ट्रम्प सरकार के वक्त ये वाली बात थोड़े दबे शब्दों में जो कही जा रही थी, अब प्रेसिडेंट बाइडेन के आने के बाद जब जिनीवा में समिट लेवल हुआ प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, तो ये वाली चीज के ऊपर डिस्कशन हुआ था कि नेटो में यूक्रेन को नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन नेटो एक सोवरेन कंट्री है और उसे नहीं रोका जा सकता। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो वो नेटो में जा सकता है, अगर नेटो इस बात के लिए तैयार है तो। मगर प्रॉब्लम सिर्फ यही तक नहीं सीमित है, प्रॉब्लम थोड़ी सी गहरी है, और हमें समझना चाहिए कि 2014 तक यूक्रेन में जो सरकार थी वो प्रो रशियन सरकार थी। मिस्टर यानुकोविच जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो प्रो रशियन थे और मिस्टर पुतिन के दोस्त थे। तो तब तक वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई, 2014 तक वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मिस्टर यानुकोविच जब वहाँ से हटे और उन्हें हटाया गया, जब सरकार बदली, तो मिस्टर पोरोशेंको जो अगले प्रेसिडेंट बने वो प्रो वेस्ट थे और एंटी रशिया थे। तो उसके बाद से क्राइमिया में इस बात की एक घबराहट मिस्टर पुतिन के दिमाग में आई कि अब क्योंकि प्रो वेस्ट प्रेसिडेंट के आने के बाद जो उनके एसेट्स क्राइमिया में रखे गए हैं उसकी वजह से रशिया को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लॉकेड हो सकती है, ब्लैक सी में उनके रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, उनके एसेट्स वहां से हिलाए जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने एनेक्सेशन किया और क्राइमिया को अपना हिस्सा बनाया। तो ये 2014 के बाद की ये घटनाएं हैं, और अभी भी जो वहाँ सरकार है मिस्टर जेलेंस्की की, वो भी प्रो वेस्ट समझी जाती है। तो यूक्रेन का एक प्रो वेस्ट पोस्चर अपनाना ईयू में शामिल होने के लिए, चाहे नेटो में शामिल होने के लिए, ये एक बहुत अच्छी बात नहीं थी और खबर नहीं थी मिस्टर पुतिन के लिए। तो 2014 के बाद से हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो रवैया है डॉनबास को लेकर, ईस्टर्न यूक्रेन में जिस तरह उन्होंने इन्वेजन किया है और क्राइमिया को अपने अंदर मिलाया एनेक्सेशन करके, तो ये जो बात है ये एक छोटी घटना अब बड़ी बनती जा रही है और अब वर्ल्ड स्टेज पर आ गई है और एक तरह से पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा, 2 दिन पहले जर्मन नेवल चीफ का जो स्टेटमेंट था इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा।
तो यूरोप अपने आप में डिवाइडेड है और जर्मनी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है नेटो का। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का भी वो एक लीड कंट्री है। अगर अंदर ही अंदर इस तरह के डिवाइडेड वॉइसेस हैं, सब लोग एक पेज पर नहीं है। अब यूरोपियन यूनियन के भी देशों से बोला गया है कि वो अपने लेवल पर अलग से बात करें। एक वो गैस पाइपलाइन जो मिस्टर पुतिन लेकर आए हैं रशिया से और वाया बाल्टिक जर्मनी तक, वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन उसके पीछे भी यही कारण बताया जा रहा था कि जब वॉर स्टार्ट होगा तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें ये पहले से ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि वॉर होगा। अभी डिप्लोमेसी पूरी तरह अपनाई जा रही है और पूरी तरह स्टेट मशीनरी यूएस की लगी हुई है कि कोई इन्वेजन या कोई इंकर्जन ना हो। लेकिन जो स्टेटमेंट्स जो पॉलिटिकल लेवल पर दिए जा रहे हैं वो थोड़े गैर जिम्मेदाराना थे। मिस्टर बाइडेन ने भी एक स्मॉल इंकर्जन की जो बात करी वो एक तरह से ऐसे लग रहा था जैसे वो परमिशन दे रहे हैं मिस्टर पुतिन को कि वो यूक्रेन का छोटा मोटा हिस्सा ले सकते हैं। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि यूक्रेन भी एक इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री है और एक प्राउड कंट्री है। वो जिस तरह चाहे उसका सम्मान होना चाहिए और ये सभी लोगों को मंजूर होना चाहिए। बिल्कुल सुमन जी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए कुछ पश्चिमी जो देश हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि वर्ल्ड वॉर तो ठीक है, अभी इस पर बात नहीं हो सकती और इसके आसार भी जो है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हालात अभी बन रहे हैं वो तो इस और इशारा ही कर रहे हैं ना। देखिए, वर्ल्ड वॉर की स्थिति मैं इसके बारे में मतलब कुछ टिप्पणी करना ये एक तरह से गैर जिम्मेदाराना बात होगी क्योंकि रशिया इतना बड़ा कंट्री है और उसके साथ अगर खड़े हैं तो सिर्फ बेलारूस है या सर्बिया है, एक तो इसी तरह के देश हैं। बाकी सारे कंट्रीज न्यूट्रल हैं या फिर वेस्ट की तरफ हैं। तो ये इस तरह का इतना बड़ा रिस्क मिस्टर पुतिन लेंगे ऐसा देखने में तो नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि कहा गया पिछले दिनों जो स्टेटमेंट्स आए कि मिस्टर पुतिन शायद थोड़ा दबाव डालना चाहते हैं नेटो पर कि वो उन्हें एक थोड़ा उनकी जगह दें और उन्हें एक मतलब रिकग्निशन मिले। उसके अलावा वो यूक्रेन के ऊपर भी एक थोड़ा अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाली बात है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे देखा गया था दोनों साइड से कि सभी लोग अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करते थे पूरी दुनिया में। तो वो यूक्रेन क्योंकि उनका इमीडिएट बॉर्डर है, उसके अलावा बाल्टिक कंट्रीज के भी उनके साथ बॉर्डर लगे हुए हैं, तो वो अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना के चलना चाहते हैं। और हो सकता है कि ये सिर्फ एक पावर गेम हो, एक पावर दिखाने वाली बात हो। तो अभी कुछ इस तरह की बात सोचना या कहना जब तक कि कुछ हो नहीं। आज जो व्हाइट हाउस की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें भी पूछा गया था और पेंटागन की भी प्रेस ब्रीफिंग हुई है कि क्या उन्हें पता चलेगा जब इन्वेजन या इंकर्जन होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि उनके पूरे एसेट्स पूरी तरह एक्टिव हैं ईस्टर्न यूरोप में और यूएस इस बात के ऊपर नजर रखे हुए है कि कहीं पे भी कुछ भी होता है तो उन्हें पता भी चलेगा और वो उसे रोकने के लिए पूरी मदद भी करेंगे। तो पूरी तरह वेस्ट की भी तैयारी है कि अगर कुछ भी डिप्लॉयमेंट जो बॉर्डर तक लेकर आए हैं रशियन फोर्सेस, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से भी रिटेलिएशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इम्बैलेंस वाली बात है। अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली उसके लिए तैयारी दोनों साइड पे है। बिल्कुल। अभिषेक जी, एक बड़ी बात यहाँ पर यही है, वर्ल्ड वार को लेकर कोई भी टिप्पणी करना गैर जिम्मेदाराना होगा ऐसा सुमन जी का कहना है, लेकिन फिर भी अगर हालात अभी यहाँ पर देखें, नाटो और रूस में जंग, क्या इसे जंग कहा जा सकता है? देखिए, नाटो जो है वो अपना एक्सपेंशन अब पूर्वी यूरोप की तरफ चाहता है और रूस पूर्वी यूरोप में उसके किसी भी एक्सपेंशन के विरुद्ध है क्योंकि वो उसे अपना प्रभाव क्षेत्र मानता है। नाटो आज उस तरह से रिलेवेंट नहीं है, माने इस वाले एंगल में अगर हम देखें कि यूक्रेन और रूस के विवाद में कि नाटो रूस में जो सत्ता में बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन, अंततः हम ठीक है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो पहले 8 ईयर के लिए 2 टर्म प्रेसिडेंट रहे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए क्योंकि रशियन संविधान उसमें बाधा थी, फिर वो प्रेसिडेंट बन गए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज पुतिन रूस में इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन एक तरह से वो तानाशाह वाली पोजीशन में जहां जो है पुतिन ही सत्ता में बैठेंगे। अब पुतिन एक तानाशाह को अपनी सत्ता में बने रहने के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में, तानाशाह कहना ठीक नहीं है, अगर राष्ट्रपति के रूप में पुतिन को रूस के अंदर आगे भी काबिज रहना है तो रूस के अंदर कुछ चमत्कार करने पड़ेंगे।
और चमत्कार क्या कि जो यूएसएसआर का विखंडन हुआ है, जो डिजोल्व हुई है, तो मुझे लगता है कि जैसे बेलारूस की तरफ उसकी सेना मूव कर गई या बेलारूस आज रूस के एकदम प्रभाव में आ गया है, तो वो यूक्रेन के तरफ भी कुछ इस तरह के सैनिक जो है आकांक्षा है उनकी, और उसके माध्यम से सीमाओं का कुछ लाभ प्राप्त करने का निश्चित रूप से है। लेकिन मैं युद्ध इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि नाटो सीधे रूस के साथ टकराव में नहीं जाएगा, क्योंकि रूस के साथ टकराव में जाने का मतलब है वो निश्चित रूप से अगर रूस और नाटो के बीच में युद्ध होता है शुरू, तो वो एक ठग बलवारी हो, क्योंकि रूस की सेना दुनिया के एक मजबूत आर्मी में से आती है और नाटो जो है वो दुनिया की लीड आर्मी है का एलायंस है। तो दो इतनी मजबूत सैनिक संगठनों के बीच यदि कोई संघर्ष होता है तो वो विश्व युद्ध का रूप ले लेगा, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि नाटो ये रिस्क यूक्रेन की कीमत पे, सबसे बड़ी बात है क्या यूक्रेन के लिए अमेरिका इतनी कीमत पे कर सकता नहीं। वो अंततः दबाव से अगर बात नहीं बनेगी तो यूक्रेन के मदद तो कर सकते हैं साजो सामान से, बाकी अन्य तरीके से, लेकिन वो सीधे जो है सैनिक टकराव की तरफ अमेरिका या नाटो का कोई और देश जाएगा नहीं। माने मेरी जो समझ है वो इसको अलाउ नहीं कर रही कि ऐसा कुछ हो। बिल्कुल, एक सवाल और यहाँ पर है कि नाटो में शामिल होने की कोशिश यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो मैंने अभी बताया कि यूक्रेन ने ये घोषणा किया। अभी जो तत्काल का विवाद है वो इसी बात पे है कि यूक्रेन ने कहा कि 2024 में वो यूरोपियन यूनियन की सदस्यता लेने की कोशिश करेगा। यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के साथ साथ वो नाटो के साथ जुड़ने की भी मंशा रखता है। जो प्रोजेक्ट विवाद है या तनाव है यूक्रेन के इस घोषणा के बाद कि वो जो है यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा, जो है पुतिन इसीलिए बौखलाए हुए, या पुतिन का गुस्सा इसी बात पे है कि उनको लगता है कि यूक्रेन यदि नाटो के साथ चला गया तो रूस की सीमाएं खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए जो है यूक्रेन को अपने इस घोषणा से वापस जाना पड़ेगा। मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यहीं पे जाके रुकेगी। बिल्कुल। सुमन शर्मा जी, अगर अंतर्राष्ट्रीय घटना की बात करें, जिस तरीके की चीज निकलकर सामने आ रही है, तो किस तरीके से इसे देखा जाए, क्योंकि यूक्रेन भी कहीं ना कहीं नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है और जो चीजें इन दोनों के बीच में रही हैं वो काफी उलझी हुई सी रही हैं। नहीं, आपकी बात ठीक है। जियोपॉलिटिकली ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और यूक्रेन का ईयू में शामिल होना और नेटो की मेंबरशिप के लिए ट्राई करना, प्रॉब्लम्स वहां से स्टार्ट हुई। अदरवाइज 2014 जैसे मैंने बताया, तब तक वहां की जो सरकार थी मिस्टर यानुकोविच की, वो प्रो रशिया प्रो पुतिन थी, तो तब तक कोई दिक्कत हुई नहीं थी। और क्राइमिया का एनेक्सेशन भी उसके बाद ही आया जब मिस्टर यानुकोविच ने स्टेप डाउन करा और मिस्टर पोरोशेंको वहां के प्रेसिडेंट बने। तो नेटो की मेंबरशिप के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि नेटो का अपना एक चार्टर है कि ये सारी पर्टिकुलर क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए किसी भी कंट्री को वहां मेंबर बनने के लिए। उसमें अभी तक उनके हिसाब से यूक्रेन पूरा नहीं उतरता। ये वाली बात जेनीवा में मिस्टर जो बाइडेन ने इस साल बोली थी जब उन्होंने समिट लेवल मीटिंग करी मिस्टर पुतिन के साथ, कि अभी यूक्रेन को वक्त लगेगा। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी ये वाली बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही थी कि अभी यूक्रेन को यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी पहली एक शर्त ये है कि जो भी नेशन नेटो में आना चाहता है उसकी कोई बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। और यूक्रेन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईस्टर्न यूक्रेन में जिस तरह चल रहा है डॉनबास में रशिया के साथ इतने दिनों से, इतने सालों से, उसकी चलते वो उसे अपने में शामिल, क्योंकि उनका जो आर्टिकल 4 और 5 है वो बहुत ही क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि एक के ऊपर अटैक सबके ऊपर अटैक माना जाएगा। और इसीलिए वो जितने 30 देश हैं मेंबर उसके, वो लोग सभी जाते हैं कहीं पे भी अटैक होता है तो वो जानबूझ के किसी ऐसे देश को अपना मेंबर नहीं बनाना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में पहले से बीच जहाँ चल रहा है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, तो क्योंकि वहां फिर उन सबको जाना पड़ेगा उसे। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अभी फिलहाल यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं होते हुए भी सभी नेटो कंट्रीज वहां अपने एसेट्स को डिप्लॉय भी करना चाहते हैं और यूएस पूरी तरह सामने से आकर उनकी मदद भी कर रहा है। अभी आज जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है 8,500 ट्रूप्स का, वो एविएशन है, लॉजिस्टिक्स है, मेडिकल है, ट्रांसपोर्टेशन है और एक पूरे डिव लेवल की ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है ये। तो अलग अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को लेकर जिस तरह वो भेजे जा रहे हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस को लेकर, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो अभी तक देश मेंबर नहीं बना है नेटो का, अगर उसके लिए सारे नेटो देश अपने
एसेट्स को मूव भी कर रहे हैं। बॉल्टिक्स में से होते हुए कनाडा और सभी देश अपने अपने फाइटर्स को भी ला रहे हैं। वहाँ पे रेकी और सॉटीज भी चल रही हैं और अमेरिका जो नेटो में सबसे इम्पोर्टेंट देश है वो आगे आ रहा है अपने ट्रूप्स को भेजने के लिए। तो हमें सोचना चाहिए जब यूक्रेन नेटो का मेंबर बिना हुए इतना सब कर सकता है तो जब वो मेंबर बन जाएगा तो क्या हाल होगा। मेरे ख्याल से यही कश्मकश है मिस्टर पुतिन के दिमाग में और इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनके बिल्कुल बॉर्डर पर कोई नेटो डिप्लॉयमेंट हो, ट्रूप्स आए। यही उनकी सबसे पहली जो उन्होंने जो शर्त दी है लिखकर। अभी भी जो उनके मिस्टर सर्गे लैवरोव, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी मीटिंग अभी पिछले हफ्ते हुई है मिस्टर एंटनी ब्लिंकन के साथ जेनीवा में ही हुई है। वहां पर भी यही वाले डिस्कशन हुआ और उन्होंने जो शर्त डाली है डी एस्केलेशन को लेकर वो यही है कि यूक्रेन नेटो में नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन नेटो ने पहले क्लैरिफाई किया है कि वो उस क्राइटेरिया को कोई फुलफिल ही नहीं कर रहा है तो उसे नहीं वो शामिल करेंगे। और इतनी जो गहमा गहमी चल रही है और जो इतनी गर्माहट चल रही है हालातों में, तो वो देखते हुए अभी इस वक्त नेटो में उसे शामिल कोई करेगा भी नहीं। तो ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेसी जो जिस तरीके से मिस्टर बाइडेन ने बोला है कि डिप्लोमेसी का रास्ता निकाला जाए और बातचीत से मसला हल किया जाए, वही एक तरीका है जो आगे बढ़ने का तरीका है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है हम भी। और राजेश भारती जी, आपसे जानना चाहेंगे, दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस आमने सामने आए तो वैश्विक परिणाम क्या होंगे? देखिए, ये दोनों यदि आमने सामने आते हैं तो जो तत्काल वैश्विक परिणाम इसका जो देखने में आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बाजारें हैं, जो जिसको आप कह सकते हैं कि जो शेयर मार्केट्स हैं, ऑयल मार्केट्स की स्थिति खराब हो जाएगी, उनकी कीमतें बढ़ने लगेगी, दुनिया के शेयर बाजार धराशायी होने लगे, तो आर्थिक रूप से बहुत उथल पुथल आ जाएगा यदि ये दोनों आमने सामने आते हैं। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स तक ही रहेगा मामला जो है। इसलिए मुझे लगता है कि आर्थिक जगत को जो है बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अंततः प्रेशर टैक्टिक्स से ही मामला हल हो जाएगा। दो महाशक्तियां टकराव में नहीं जाएगी। ये बात जो है रूस के तरफ से अगर मानने के इनिशिएटिव होता है तो अमेरिका जो है किसी बड़ी आर्थिक या सैन्य शक्ति के साथ टकराव में नहीं गया है। अमेरिकन हिस्ट्री 200 सालों से अधिक का देखें और अब भी नहीं जाएगा वो सीधे टकराव में। इससे पहले क्यूबा में रूस के साथ मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जब क्यूबा में रूस मिसाइल तैनात कर रहा था, लग रहा था कि दुनिया अब युद्ध हो के ही मानेगा। उस समय भी जो है अमेरिकन राष्ट्रपति और रूस की सरकार ने मिलकर आपस में एक इसका रास्ता निकाल दिया तो वो क्राइसिस निपट गया। तो ऐसे ही ये भी निपट जाएगा। लेकिन बाजार पे इसका, आर्थिक जगत पे इसका इम्पैक्ट, यदि ये तनाव अगले 8-10 दिन और चल जाते हैं तो इसका जो है भारत पे भी सीधा इम्पैक्ट आएगा कि तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी, आपके जो है हमारा शेयर बाजार गिरने लगेगा। इस तरह की कई घटनाएं सारी दुनिया में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर रही। आपने समय निकाल के हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने बात की एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की जहां पर पूरी दुनिया भर की नजरें जम गई हैं। यूक्रेन को लेकर रूस और नाटो देश के बीच तनातनी चल रही है और इसे तनातनी फिलहाल नहीं कह सकते, लेकिन ये सीधे इसमें युद्ध के हालात जो हैं वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं। नाटो पूर्वी यूरोप की सीमाओं पर बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जिस वजह से रूस से लगती सीमाओं पर अतिरिक्त सैन्य बल को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। युद्ध जैसे हालात तो बन रहे हैं, लेकिन फिर भी एक गैर जिम्मेदाराना जवाब ये यहाँ पर होगा, क्योंकि जो रक्षा विशेषज्ञों ने यहाँ पर कहा है उनके हिसाब से इस तरीके की स्थिति बहुत जल्द ही निपट जाएगी और वैचारिक मतभेद के चलते थोड़ी बहुत ये चीजें जो है वो निकल कर सामने आई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।